यह विषय सीधे उन लाखों परिवारों की जिंदगी से जुड़ा है जिनके घर की रसोई, दवाइयों का खर्च और बुढ़ापे की गरिमा हर महीने मिलने वाली पेंशन पर टिकती है। ईपीएस 95 की पेंशन कोई खैरात नहीं, बल्कि वर्षों की मेहनत, नियमित अंशदान और ईमानदार सेवा का वह अधिकार है जो आपको सेवानिवृत्ति के बाद सुरक्षा देने के लिए बना था। आपने अपने जीवन का सबसे ऊर्जावान समय फैक्ट्रियों, वर्कशॉप, ऑफिस, निर्माण स्थलों और अलग अलग उद्योगों में लगाया। कई बार जोखिम उठाया, कई बार परिवार से दूर रहकर काम किया और हर महीने अपने वेतन से योगदान करता रहा। उस वक्त आपसे यह कहा गया था कि बुढ़ापे में आपको सहारा मिलेगा, पर आज की वास्तविकता यह रही कि बहुत सारे पेंशन धारक 1000 भारतीय नेपाली रुपया से 2500 भारतीय नेपाली रुपया जैसी राशि में गुजारा करने को मजबूर हुए। महंगाई के इस दौर में यह रकम दवा, किराया, बिजली, पानी और राशन के सामने बेहद छोटी पड़ जाती है। इसी तकलीफ ने ईपीएस 95 को एक लंबी कानूनी और सामाजिक लड़ाई का विषय बना दिया। सालों तक लोग उम्मीद और निराशा के बीच झूलते रहे। किसी ने अदालत की तारीखों पर नजर रखी, किसी ने संगठनों की बैठकों के अपडेट खोजे, किसी ने अखबार के पन्नों में खबरें ढूंढी और किसी ने मोबाइल पर हर नई सूचना के पीछे अपनी उम्मीद बांधी। इस दौरान दुखद सच्चाई भी है कि कई बुजुर्ग पेंशन धारक अपने हक की लड़ाई का परिणाम देखे बिना ही चले गए, लेकिन उनके संघर्ष ने इस मुद्दे को दबने नहीं दिया। और यही वजह है कि यह मामला समय समय पर न्यायिक जांच और नीतिगत चर्चा के केंद्र में आता रहा। यहां एक तारीख का उल्लेख बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे ईपीएस 95 की दिशा पर बड़ा असर पड़ा। 4 नवंबर 2012 को सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय ने पेंशन गणना से जुड़ी वेतन सीमा और नियमों को लेकर बहस को नई धार दी। उस समय बहुत लोगों को लगा कि अब तस्वीर बदलेगी, अब पेंशन का गणित सुधरेगा और जिनके साथ वर्षों से अन्याय हुआ है उन्हें राहत मिलेगी। लेकिन फैसला आने के बाद भी प्रक्रिया सरल नहीं रही। अलग अलग व्याख्याएं, अलग अलग अधिसूचनाएं, विकल्पों की जटिलता और समय सीमा की उलझनें सामने आती रही। नतीजा यह हुआ कि आम पेंशन धारक के मन में भ्रम पैदा हुआ। फैसला हुआ तो भी जमीन पर असर क्यों नहीं दिख रहा। समय के साथ मामला फिर गंभीरता से उठा और हाल के दौर में सर्वोच्च न्यायालय ने ईपीएस 95 से जुड़ी अनेक याचिकाओं पर सुनवाई को महत्व दिया। सुनवाई के दौरान एक बात बेहद महत्वपूर्ण रूप से सामने रखी गई, सेवानिवृत्ति की तारीख के आधार पर पेंशन धारकों के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। मतलब यह है कि केवल इस वजह से कि कोई 2004 से पहले या बाद में, 2014 के आसपास या बाद में रिटायर हुआ, उसके अधिकार कम ज्यादा नहीं हो सकते। यह बात उस पुराने दर्द को सीधे छूती है जो वर्षों से लोगों के मन में था। कहीं नियम बदलते रहे, कहीं कट ऑफ की बातें आती रहीं, कहीं विकल्पों की शर्तें जोड़कर लोगों को अलग अलग खांचों में बांटा जाता रहा। जब न्यायालय भेदभाव नहीं जैसी बात पर जोर देता है तो इसका संकेत यही है कि व्यवस्था को ज्यादा न्यायसंगत और तर्कसंगत बनना पड़ेगा। अब असली सवाल वहां आता है जहां हर पेंशन धारक का मन ठहर जाता है। ठीक है, दिशा साफ हो रही है, पर मेरी पेंशन कितनी बनेगी? यही वह बिंदु है जिस पर सबसे ज्यादा गलतफहमियां फैलती हैं। कोई एक लाइन सुनकर मान लेता है कि इस सबकी पेंशन इतनी हो जाएगी, जबकि सच्चाई यह है कि पेंशन की राशि कई कारकों पर निर्भर होती है। आपकी सेवा अवधि कितनी रही, ईपीएस में योगदान कितने वर्षों का रहा, आपका वेतन स्तर क्या था, आपने कौन सा विकल्प चुना और आपके रिकॉर्ड में कौन कौन से दस्तावेज सही तरीके से जुड़े हैं, इन सब का असर अंतिम राशि पर पड़ता है। इसलिए किसी भी एक वायरल मैसेज या आधी अधूरी खबर पर भरोसा करना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आगे भी समय पर और साफ भाषा में आप तक पहुंचे, तो भी सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि अगला अपडेट मिस न हो। अब बात करते हैं उन श्रेणियों की। पेंशन को समझना ज्यादा आसान हो जाता है,
पहली श्रेणी उन साथियों की है जिनका ईपीएस योगदान न्यूनतम अवधि के आसपास रहा, यानी लगभग 10 वर्ष या उसके करीब। बहुत से लोग इस श्रेणी में आते हैं क्योंकि किसी की फैक्ट्री बंद हो गई, किसी ने स्वास्थ्य कारणों से नौकरी छोड़ी, किसी के जीवन में पारिवारिक मजबूरियां आईं या फिर रोजगार में लगातार बदलाव हुए। पहले अक्सर ऐसे लोगों को यह एहसास कराया जाता रहा कि एकली आपने कम समय काम किया इसलिए आपकी पेंशन कम ही रहेगी। पर एक न्यायसंगत व्यवस्था का मतलब यह नहीं कि कम सेवा वाले व्यक्ति की गरिमा भी कम हो जाए। पेंशन कम हो सकती है लेकिन उसका तरीका पारदर्शी होना चाहिए और नियम एक जैसे होने चाहिए। ऐसे पेंशन धारकों के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि उनका सेवा रिकॉर्ड और योगदान अवधि सही तरीके से दर्ज हो, क्योंकि छोटे छोटे रिकॉर्ड गैप या गलत एंट्री के कारण आपकी गणना और भी नीचे जा सकती है। इसलिए पहला कदम यह है कि आप अपने पीपीओ, यूएन, सर्विस हिस्ट्री और ईपीएस योगदान वर्षों को ठीक से सत्यापित करें। दूसरी श्रेणी उन लोगों की है जिनका योगदान मध्यम अवधि का रहा, मान लीजिए 15 से 20 वर्ष या उसके आसपास। इस वर्ग में पेंशन आमतौर पर पहली श्रेणी के मुकाबले बेहतर बनने की संभावना रखती है क्योंकि योगदान वर्षों का असर पड़ता है। लेकिन यहां भी खेल सिर्फ वर्षों का नहीं है, आपके पेंशन योग्य वेतन और नियमों के अनुसार चुने गए विकल्प का असर होता है। कई लोग ये भूल जाते हैं कि वेतन सीमा, कट ऑफ और उच्च पेंशन विकल्प जैसी बातें सीधे अंतिम आंकड़े को बदल देती है। यही कारण है कि एक ही वर्षों की सेवा वाले दो लोगों की पेंशन अलग अलग हो सकती है। उस श्रेणी के पेंशन धारकों को खास तौर पर यह देखना चाहिए कि उनके रिकॉर्ड में अंतिम वेतन और योगदान महीनों की एंट्री सही है या नहीं। यदि गलती है तो बाद में सुधार करवाना लंबा और थकाऊ हो सकता है, इसलिए अभी से दस्तावेज मजबूत रखें। तीसरी श्रेणी उन साथियों की मानी जाती है जिन्होंने 25 वर्ष, 30 वर्ष या उससे भी ज्यादा समय तक नियमित योगदान दिया। इस वर्ग के पेंशन धारक अक्सर कहते हैं कि इतने लंबे समय के बाद भी मेरी पेंशन बहुत कम है। यही वह जगह है जहां उच्च पेंशन विकल्प, नियमों की व्याख्या और समय सीमा की जटिलता सामने आती है। बहुत सारे लोग वर्षों तक ये समझते रहे कि जो पेंशन मिल रही है वही अंतिम है, जबकि उनके पास विकल्प हो सकते थे या फिर वे पात्र होने के बावजूद सही प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए। यहां किसी को भी यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि हर व्यक्ति को एकदम वही राशि मिलेगी जो सोशल मीडिया पर लिखी है। वास्तविकता यह है कि जिनके रिकॉर्ड, योगदान और विकल्प मजबूत हैं उनके लिए पेंशन का आंकड़ा बेहतर बन सकता है और कुछ स्थितियों में यह रकम कई हजार तक ऊपर जा सकती है। लेकिन यह तभी संभव है जब आपका केस नियमों के अनुसार फिट बैठता हो और आपके दस्तावेज पूरे हों। यही वजह है कि इस पूरे विषय पर सबसे जरूरी बात सही जानकारी और सही प्रक्रिया है। अगर आपकी पेंशन कम है तो पहला काम यह पता लगाना है कि कम क्यों है। क्या योगदान वर्षों की एंट्री कम दिख रही है? क्या आपकी सर्विस में ब्रेक गलत तरीके से दर्ज है? क्या आपका पेंशन योग्य वेतन सही नहीं जोड़ा गया? क्या आपने समय पर आवश्यक विकल्प फॉर्म जमा किए थे? क्या आपका पीपीओ डेटा अधूरा है? जब तक कारण साफ नहीं होगा तब तक समाधान भी सही दिशा में नहीं जाएगा। इसलिए किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले अपने कागजात, बैंक रिकॉर्ड, पीपीओ विवरण और ईपीएफओ पेंशन पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी को मिलान करना बहुत जरूरी है। इस बीच एक और बात भी समझना जरूरी है। जब भी ईपीएस 95 से जुड़ी कोई बड़ी सुनवाई या निर्देश सामने आता है तो तुरंत बाजार में अफवाहों की बाढ़ आ जाती है। कल से पैसा बढ़ गया, इतना एरियर पक्का, सबको एक साथ इतना मिलेगा, फाइल पास हो गई, एक बटन दबेगा और रकम आएगी। ऐसे दावों से सावधान रहिए। पेंशन जैसे बड़े सिस्टम में बदलाव अक्सर चरणबद्ध प्रक्रिया से गुजरता है। आदेश, निर्देश, फिर प्रशासनिक व्याख्या,
फिर सॉफ्टवेयर गणना अपडेट, फिर अधिसूचना सर्कुलर और उसके बाद भुगतान की वास्तविक शुरुआत। इसलिए आपको संयम और सतर्कता दोनों साथ रखने हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको अफवाहों से अलग वास्तविक और काम की बातें मिलें, तो सब्सक्राइब करके अपडेट्स के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हर चरण में छोटी छोटी बातें बड़ी भूमिका निभाती हैं। अब जरा उस व्यवहारिक हिस्से पर आते हैं जो हर पेंशन धारक के काम का है। अपने केस को मजबूत बनाने के लिए 4 बातें हमेशा याद रखें। पहली, आपके दस्तावेज पूरे और साफ हों। पीपीओ, बैंक विवरण, पहचान पत्र, सेवा योगदान रिकॉर्ड, और यदि कोई विकल्प फॉर्म है तो उसकी कॉपी। दूसरी, आपके रिकॉर्ड में नाम, जन्मतिथि, सेवा अवधि और बैंक खाता विवरण में कोई गलती ना हो, क्योंकि छोटी गलती भी भुगतान रोक सकती है। तीसरी, यदि आपको लगता है कि आपकी पेंशन गणना आपके योगदान के अनुसार नहीं है, तो आप औपचारिक तरीके से अपने रिकॉर्ड की जांच और शिकायत प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। चौथी, किसी भी प्रक्रिया में जल्दबाजी से बचें, लेकिन ढिलाई भी न करें। समय पर कदम उठाना जरूरी है, वरना कई मामले लोग बाद में पछताते हैं कि पेंडू काश हमने पहले देख लिया होता। इस विषय का एक मानवीय पहलू भी है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ईपीएस 95 पेंशन धारक सिर्फ आंकड़ा नहीं, वे परिवारों की रीढ़ है। किसी घर में दादी दादा की दवा इसी से आती है, किसी घर में बिजली बिल इसी से चलता है, किसी घर में पोते पोतियों की छोटी जरूरतें इसी से पूरी होती हैं। इसलिए जब पेंशन की बात होती है तो यह केवल नीति नहीं, जीवन की बात होती है। यही वजह है कि व्यवस्था को भी यह समझना होगा कि सम्मानजनक पेंशन का मतलब सिर्फ रकम नहीं, बल्कि समय पर भुगतान, स्पष्ट नियम और समान व्यवहार भी है। आगे के हिस्से में जैसे जैसे नियमों की व्याख्या और श्रेणियों की तस्वीर साफ होगी, सबसे बड़ा फोकस इन्हीं बातों पर रहेगा। किसे किस आधार पर कितना लाभ मिलता है, किन स्थितियों में पेंशन लगभग 2000 भारतीय नेपाली रुपया के आसपास रह जाती है, किन मामलों में ये 3000 भारतीय नेपाली रुपया से 5000 भारतीय नेपाली रुपया के दायरे में बनती है, और किन परिस्थितियों में ये इससे ऊपर जा सकती है। लेकिन याद रखिए, यह सब आपके व्यक्तिगत रिकॉर्ड पर निर्भर करेगा, इसलिए किसी दूसरे की रकम सुनकर अपने लिए निष्कर्ष मत निकालिए। अपने केस का आधार अपने दस्तावेज और अपनी सेवा योगदान की वास्तविक जानकारी है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लग रही है तो इसे अपने परिवार और उन साथियों तक जरूर पहुंचाइए जिनके घर में ईपीएस 95 पेंशन आती है। कई बार बुजुर्गों तक सही अपडेट देर से पहुंचता है और गलत सूचना जल्दी फैल जाती है। आप एक जिम्मेदार भूमिका निभा सकते हैं सही बात आगे बढ़ाकर। साथ ही ऐसे ही साफ और सरल अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अगले हिस्सों में हम उसी भाषा में बात करेंगे जो सीधे समझ आए और आपके काम आए। और हां, नोटिफिकेशन ऑन रखिए ताकि कोई जरूरी बदलाव छूट ना जाए। अब अंत में एक सीधी अपील, अपनी उम्मीद को मजबूत रखिए, लेकिन अपनी जानकारी को उससे भी मजबूत रखिए। दस्तावेज संभालिए, रिकॉर्ड जांचिए और अफवाहों से दूरी रखिए। पेंशन आपके सम्मान का विषय है और सम्मान पाने के लिए सही जानकारी सबसे बड़ा हथियार है। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वास्तविक प्रगति, निर्देश या प्रक्रिया का अगला कदम सामने आए वह आप तक तुरंत पहुंचे, तो सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए और इस जानकारी को शेयर भी करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा पेंशन धारक अपने हक के बारे में जागरूक हो सके। धन्यवाद।